हेलो एवरीवन, दिस इज़ उदया द वेलकम टू लेट्स लेवल अप। आज के वीडियो में हम टॉप 500 पार्ट 18 डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक 12 किलो का बम विस्फोट के पश्चात 8 किलो व 4 किलो के दो टुकड़ों में विभाजित होता है। यदि 8 किलो के टुकड़े का वेग 6 मीटर पर सेकंड है तो दूसरे का वेग होगा। तो देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम संवेग संरक्षण से सोल्व करते हैं। तो देखिए, शुरुआत में 12 kg का एक बम था जो कि 8 दो टुकड़ों में टूटता है, 8 kg और 4 kg के। यदि जो 8 kg वाला जो टुकड़ा है उसका वेग दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड, तो इस 4 वाले का वेग पहुंच रहा है। तो देखिए, शुरुआत में जो संवेग था वो विराम में था, इसलिए 0 इज इक्वल्स टू 8m1 × v1 करेंगे, मतलब 8 × 6 48 प्लस 4, और 4 वाले का वेग देखना है। तो यहाँ से क्या होगा, 4v इज इक्वल्स टू -48 और v इज इक्वल्स टू 48/4 12। तो इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। तो अब देख लिए माइनस चिन्ह क्यों आया। तो जो जो टुकड़ा होगा जो 4 kg वाला, उसकी डायरेक्शन जो 8 kg वाला है उससे अपोजिट होगी, इसलिए नेगेटिव चिन्ह है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। एक समान वर्तीय गति में वेग व त्वरण स्थिर होते हैं। त्वरण व चाल यहाँ पे वह है, त्वरण व चाल स्थिर होते हैं। त्वरण व वेग परिवर्तित होते हैं। चाल व त्वरण स्थिर होते हैं परंतु वेग परिवर्तित होता है। तो देखिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। उसमें जो पिंड का वेग होता है, चाल होती है, वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे देखना है कि इसमें कौन कौन सी राशियाँ जो है वो परिवर्तित होती है और कौन कौन सी राशियाँ सेम रहती है। तो देखिए, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, जो उसमें वेग का परिमाण होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसके कारण जो त्वरण होता है वो देखते हैं। तो त्वरण इसका केंद्र की ओर होता है, केंद्रीय त्वरण होता है। इस प्रकार से हर पॉइंट पर केंद्र की ओर होगा। तो देखिए, बोलने में या सुनने में ऐसा लगता है कि केंद्र की ओर है, तो लगता है कि एक ही डायरेक्शन होगी, जो त्वरण होगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी। लेकिन इस पॉइंट पर जो त्वरण की डायरेक्शन होगी वो इस साइड में होगी, इस पॉइंट पर इस साइड में होगी, इस पॉइंट के लिए इस साइड में होगी। तो देखिए, ज़्यादातर टीचर बताते हैं कि जो त्वरण होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो कांस्टेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो त्वरण होता है वो भी चेंज होता है। और वेग का जो परिमाण होता है, चाल, वो कांस्टेंट होती है, लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग होने के कारण वो भी चेंज होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर होगा, त्वरण व वेग परिवर्तित होते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है पृथ्वी के केंद्र पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर या एवरेस्ट की चोटी पर। तो देखिए, जो पृथ्वी होती है वो गोल ना होकर अंडाकार होती है, जिसकी विषुवत रेखा पर इस प्रकार से विषुवत रेखा होती है, इस प्रकार से पोल होते हैं। तो पोल पोल जो केंद्र पे पोल से दूरी होती है वो RP लेस देन होती है इक्वेटर से। हम जानते हैं G इक्वल्स टू होता है GM/r²। अगर RP कम है RE से तो GP इज ग्रेटर देन होगा GE से। तो जो पोल पर गुरुत्वीय त्वरण होता है वो अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। पृथ्वी के केंद्र पर तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। एवरेस्ट की चोटी पर जो पृथ्वी की सतह होगी उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी का द्रव्यमान उतना ही रखते हुए यदि इसकी त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए तो जी का मान लगभग कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें इस तरीके से सोल्व करते, जो जी होता है वो होता है GM/r²। जो m है वो कांस्टेंट दे रखा है, तो यहाँ से परसेंटेज देखना है। तो त्रिज्या में जो परिवर्तन होगा उसका 2 गुना होगा जी में परिवर्तन। ये जो ऊपर पावर में होती है वो आगे आ जाती है। तो 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2%। तो इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं केवल पिंड के द्रव्यमान पर, केवल पिंड के द्रव्यमान और द्रव के घनत्व पर, पिंड के द्रव्यमान और द्रव के घनत्व के अंतर पर, या डी है केवल पिंड के द्रव्यमान और आकार पर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर सी है, जो किसी भी द्रव में जो पिंड होता है उसका डूबना या फिर ऊपर तैरना ये उसके द्रव्यमान पर भी डिपेंड करता है, और जो पिंड और द्रव का जो घनत्व का अंतर होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर सी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध होता है। तो देखिए C/5 इज इक्वल्स टू होता है F-32/9। अगर यहाँ से सोल्व करते हैं तो 5/9 F-32। तो इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर है। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर दोनों पर सेम होता है। तो देखिए जो -40 होता है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर दोनों पर सेम होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सी बी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। एक रेफ्रिजरेटर को चालू करके उसका दरवाज़ा खोलकर उसे एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे फ्रीज की बात हो रही है। मान लो इस तरीके से एक फ्रीज है। बोल ये रहा है कि अगर उसका दरवाज़ा खोल दिया जाए तो जिस कमरे में ये रखा हुआ है उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो देखिए आपको इसका जो कार्य सिद्धांत होता है वो पता होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर या जो फ्रीज होता है वो करता क्या है कि जो उसके अंदर की हीट होती है उसको बाहर की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे अंदर ठंडा हो जाता है। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि जो बाहर जो कमरा होगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए एक करेक्ट आंसर है। हमें लगता है कि जो फ्रीज होता है वो ठंडा करने का काम करता है, तो अगर उसका दरवाज़ा खोल दिया जाएगा तो वो कमरे को ठंडा करेगा, ऐसा होता नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए एक करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। 40 जूल आंतरिक ऊर्जा वाली गैस निकाय को 110 जूल ऊष्मा दी जाती है। तो इस कंडीशन में कार्य पूछ रहा है। तो देखिए फॉर्मूला होता है जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है, डेल Q इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W। अगर हमें डेल W देखना है तो डेल Q 110 डेल W देखना है तो डेल Q माइनस डेल U हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा आके। तो डेल Q 110 दे रखा है, माइनस आंतरिक ऊर्जा 40। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा 110 में से अगर 40 निकालेंगे तो 70 जूल। बी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें साइन कन्वेंशन हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर ऊष्मा दी जा रही है तो पॉजिटिव होगा, अगर ली जा रही है तो नेगेटिव होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर कार्य निकाय पर कार्य किया जा रहा है तो पॉजिटिव, और निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है तो पॉजिटिव, और निकाय पर कार्य किया जा रहा है तो उस कंडीशन में हम नेगेटिव लेते हैं। अगर साइन अगर सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, वोल्ट, टेस्ला, वोल्ट इंटू मीटर या हेनरी। तो देखिए V इक्वल्स टू होता है E/L। फ्लक्स की बात हो रही है तो फाइव इक्वल्स टू होता है E.A। यहाँ से इक्वल्स टू रखते हैं V/L इंटू L स्क्वायर। तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट, तो वोल्ट इंटू मीटर। तो जो फ्लक्स की इकाई होती है वो होती है वोल्ट इंटू मीटर। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है। LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए क्या रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए अगर महत्तम धारा की बात हो रही है, LCR परिपथ है, तो जो
परिपथ का जो प्रतिरोध है वो मिनिमम होना चाहिए। अगर प्रतिरोध मिनिमम होगा तो धारा मैक्सिमम होगी। तो देखिए जो प्रतिबाधा होती है एलसीआर परिपथ की जेड वो होती है √r² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अगर जेड को मिनिमम करना है तो ये अगर 0 हो जाए तो जेड मिनिमम होगी। अगर इनको बराबर, ये माइनस चिन्ह है, अगर ये दोनों बराबर होंगे मतलब वैल्यू में बराबर होंगे तो अपने आप ही माइनस हो के 0 हो जाएगा और जेड केवल जेड की वैल्यू हो जाएगी केवल r। इस कंडीशन में जो धारा होगी वो अधिकतम होगी। तो हमें करना क्या है, XC इज इक्वल्स टू रखना है XL, XC इज इक्वल्स टू रखना है XL। अब देखिए जो XC होता है वो होता है 1/ωc और XL होता है ωL। यहाँ से ओमेगा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ω² होगा 1/LC। तो बी में दे रखा है अगर ω² 1/LC होगा तो परिपथ में धारा अधिकतम होगी। इस कंडीशन को रेजोनेंशियल अनुनाद की स्थिति बोलते हैं, जिसमें धारा अधिकतम होता है और प्रतिरोध मिनिमम होता है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।